मेरा नाम विशाल जैन और आज मैं आपके सामने आया हूं अपने एक नए टॉपिक के साथ। सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है एग्जैक्टली। नेगोशिएबल का मतलब वो ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और जो टर्म इंस्ट्रूमेंट है इससे हम समझते हैं एनी रिटन डॉक्यूमेंट विच इज बाय विच अ राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन। माने कोई भी एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो कि राइट क्रिएट करता है किसी पर्सन के फेवर में। तो बेसिक ऑफ दिस एक्ट ये है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो आया था वो 1881 में आया था और ये लागू हुआ था ये 1 मार्च 1882। इस एक्ट में तीन चीजें डिफाइन की गई हैं जो कि लॉ रिलेटेड हैं, जैसे कि प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स। तो हम चेक्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली सेक्शन 138 जो कि है, हम जिसके बारे में आज बात करेंगे। सेक्शन 138 बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड प्रोविजन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, जो कि डील करता है चेक बाउंस और चेक डिसऑनर्स के चलते। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है ये टाइम टू टाइम अमेंड होता रहा है, बदलता रहा है। इस वजह से भी ऑर्डर होता रहा है कि जो डिसऑनर ऑफ चेक्स जो होते हैं उसको किसी तरीके से रोका जाए। इस वजह से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट होते रहे हैं, ताकि ये इस तरीके की फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो जो चेक देने वाला बंदा है, जो ड्रॉअर ऑफ द चेक है, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस ना कर पाए। इस वजह से ये सेक्शन 138 लाया गया है। इसको हम एक एग्जाम्पल के चलते मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए कि दो आदमी थे, राम और श्याम। राम ने एक चेक, सपोज कीजिए 1 लाख रुपए का चेक श्याम को दिया। श्याम को क्यों दिया चेक? श्याम को चेक इसलिए दिया क्योंकि उसने कुछ सर्विसेज जो राम को चाहिए थी, श्याम ने उसको वो सर्विसेज करके दी, जिसके अगेंस्ट उसने अपनी पेमेंट मांगी, और जो पेमेंट जो थी वो राम ने चेक के फॉर्म में श्याम को दी। तो अब जो चेक राम ने श्याम को दिया वो किसी रीजन के चलते बाउंस हो गया। जब ये चेक बाउंस हुआ और जब श्याम को पता चला बैंक के थ्रू कि आपने जो ये चेक डाला था, सब कोई भी एबीसी बैंक के जो भी बैंक का चेक था वो डाला था बैंक में, वो चेक बाउंस हुआ। बैंक ने उसको इन्फॉर्म किया। जब श्याम को ये बात पता चली तो उसने जाके बैंक से वो मेमो कलेक्ट करने की कोशिश करी है, जिससे ये पता चलता है कि वो चेक किस रीजन से बाउंस हुआ है। क्योंकि वो ही मेमो जो बैंक प्रोड्यूस करता है उसमें वो रीजन मेंशन होता है जिसके चलते वो चेक बाउंस हुआ है। अब मान लीजिए कि वो जो मेमो आया, उस मेमो में पता चला कि वो जो चेक बाउंस हुआ था वो बाउंस हुआ था इनसफिशिएंट फंड के चलते। जब ये चेक इनसफिशिएंट फंड के चलते बाउंस हुआ तो चेक जिसने दिया है, सपोजिंग इस केस में जैसे राम ने चेक दिया है, तो ये राम की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने जो जो भी उसका अकाउंट था उसको सफिशिएंटली फंडेड रखता, ताकि जो चेक उसने श्याम को दिया था 1 लाख रुपए का, वो जो भी स्पेसिफाइड डेट थी उसमें उस स्मूथली निकल जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते ये चेक बाउंस हुआ, डिसऑनर हो गया चेक। अब श्याम के पास दो रास्ते हैं। पहला, या तो वो राम से बात करके और चेक में जो अमाउंट है वो बात करके उससे मांगे, या दूसरा, अगर तो वो पैसा नहीं देता है तो वो श्याम कोर्ट का सहारा लेके वो चेक पे जो अमाउंट था वो राम से निकलवाए। तो जो पहला वाला ऑप्शन है उसके चलते श्याम जो है वो राम को एक नोटिस भेजेगा अपने किसी वकील के थ्रू, जो भी लॉयर है उसके थ्रू, कि मेरे को इस चेक के अगेंस्ट जो पैसा मिलना था वो ये रीजन से बाउंस हुआ। मैंने उसको जो नोटिस वो भेजेगा उसमें वो चेक की कॉपी और वो मेमो जो दिया था बैंक ने उसे, जिसके चलते पता चला है कि ये चेक बाउंस हुआ, किस रीजन से बाउंस हुआ, वो उसकी कॉपी दोनों लगा के वो नोटिस में उसको भेजेगा और ये डिमांड करेगा कि ये पैसा मुझे दिया जाए। तो ये नोटिस जब वो भेजेगा तो वो किसी रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट एडी करके, ताकि उसको ये पता चले कि ये नोटिस जो है वो राम को रिसीव हो चुका है। अब वो 15 दिन का वेट करेगा। और एक चीज और इसमें जरूरी, उसको ये इंश्योर करना है कि जो भी उसने नोटिस भेजा है राम को, उसकी जो भी रिसिप्ट है
वो उसने संभाल के रखी हुई है। रिसिप्ट इन द सेंस कि जो भी उसने, जैसे सपोजिंग कीजिए किसी कोरियर या स्पीड पोस्ट या जो भी भारतीय डाक से भेजा हुआ है, उसकी रिसिप्ट होती है, जो एक पर्ची होती है जिसके थ्रू भेजा जाता है, वो भी उसको संभाल के रखना जरूरी है, क्योंकि वो कोर्ट में प्रूफ करने के लिए होती है कि मैंने इस दिन ये नोटिस राम को भेजा था। अब वो 15 दिन का वेट करेगा राम के रिप्लाई का, कि वो राम क्या बोलता है, मतलब राम क्या कहता है, कि वो पैसा वापस करेगा, कि वो क्या क्या एक्शन लेगा उसके ऊपर, उस नोटिस के अगेंस्ट। सपोज कीजिए, मान लेते हैं कि राम ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, तो वो 15 दिन के बाद श्याम है, अब ये एलिजिबल हो जाता है, अब ये कोर्ट केस के लिए तैयार हो गया। इसके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए? इसके पास ये ओरिजिनल चेक होना चाहिए, ओरिजिनल बैंक मेमो होना चाहिए जिसमें लिखा होता है कि किस रीजन से ये चेक बाउंस हुआ, वो नोटिस की कॉपी होनी चाहिए जिसने इसने जो कि इसने राम को भेजी, और एक चीज की और होना चाहिए, और वो है कोई रिप्लाई अगर राम ने अगर इसको भेजा है इस नोटिस के अगेंस्ट, उसकी कॉपी, वो सारी कॉपीज को लेके श्याम जो है वो केस फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 138 इन द कोर्ट टू डिमांड हिज मनी which was bounced by the check given by the party from whom he has to take the money। माने उस उस पैसे की डिमांड करना चाहता है वो सेक्शन 138 के अगेंस्ट, कि जो पैसा इसको चाहिए था और जो राम को उसको देना था, और जो चेक के थ्रू देना चाहता था, जो कि उसने चेक बाउंस करा दिया और इसको पैसा नहीं मिल पाया। तो उन्हीं पैसों के चलते सेक्शन 138 के अगेंस्ट वो केस फाइल कर सकता है कोर्ट में। अब इस सेक्शंस में अमेंडमेंट्स हुए हैं। अगर तो कोई पर्सन चेक इशू करता है और अगर वो डिसऑनर हो जाता है, तो वो पर्सन जो है उसने ये क्रिमिनल ऑफेंस किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी रीजन से डिसऑनर होता है, मान लीजिए इंसफिशियंस ऑफ फंड या किसी भी वजह से चेक डिसऑनर होता है, ये बात तो तय है कि उस बंदे ने क्रिमिनल ऑफेंस किया है। अब आता है पर्पस ऑफ दिस अमेंडमेंट क्या हुआ। पर्पस ये हुआ, इस वजह से भी लाया गया है एक्ट, कि जो ये चेक डिसऑनर की एक्टिविटीज चलती हैं, या ये जो चेक डिसऑनर कर दिए जाते हैं, इनको इन पे लगाम कसी जाए, इनको इनको रोका जाए और चेक की क्रेडिबिलिटी को एनहांस किया जाए। चेक जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं फॉर पेमेंट्स एंड ऑल, उसकी क्रेडिबिलिटी को एनहांस किया जाए, और ऐसी सच एक्टिविटीज जो कि डिसऑनर चेक की एक्टिविटीज हैं, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इसको किसी तरीके से इस पे रोक लगाई जाए, इस पे लगाम कसी जाए। लार्जर ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो ऑनेस्ट पर्सन है, जो चेक्स से डील कर रहा है, उसके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाए। माने कोई बंदा चेक से कोई पेमेंट लेना चाह रहा है, या कुछ चेक चेक के थ्रू उसको पेमेंट हो रही है, तो वो तो बंदा ऑनेस्ट है, उसको तो पैसा चाहिए, लेकिन उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसे प्रोटेक्ट किया जाए ताकि जो पैसा दे रहा है उसके दिमाग में उसको बाउंस कराने की इंटेंशन नहीं है। इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि चेक डिसऑनर एक क्रिमिनल ऑफेंस है, एंड वन शुड अवॉइड डूइंग दैट। अब आता है आपका, इस पे पनिशमेंट क्या है। सेक्शन 138 प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। पनिशमेंट इसमें आपको 1 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और आपको फाइन दे सकता है। फाइन आपका चेक का जो अमाउंट है उसका दुगना तक फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, इम्प्रिजन भी हो सकती है और आपको चेक का ट्वाइस अमाउंट, उसका डबल अमाउंट देना पड़ सकता है। ये अमेंडमेंट जो है, ये वाला जो सेक्शन 138 दोबारा से 2002 में अमेंडमेंट हुई है इस पे, जिसमें कि जो टर्म ऑफ पनिशमेंट है वो 1 साल से बढ़ा के 2 साल कर दिया गया। मतलब इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो बेसिक प्रिजम्पशन ऑफ द सेक्शन 138 है वो ये है कि चेक डिसऑनर इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018, जो कि एनफोर्स हुआ था, केम इन इफेक्ट हुआ था सितंबर 1 2018 में, जिसमें कि कोर्ट ने जो चेक बाउंसिंग का जो ऑफेंस था, उसमें उन्होंने ये बोला था कि जो ड्रॉअर है उसको चेक अमाउंट की कम से कम 20% राशि जमा करनी पड़ेगी
कंप्लेनेंट के पास में कम से कम 60 दिन के अंदर अंदर, तभी ट्रायल कोर्ट शुरू करेंगे। आई मीन उसका जो कोर्ट केस है, दे विल स्टार्ट and he has to pay that compensation. It is treated as a compensation of the total amount. 20% of the amount he has to pay in the court within the 16 days of the trial court's order. अच्छा, पहला। दूसरा ये कि this interim compensation may be paid either in a summary trial or a summon case, to paid either in summon case where the drawer pleads not to guilty to the accusation made in the complaint. तो ऑल इन ऑल हम ये जानते हैं कि जो कंप्लेनेंट है उसको 20% की राशि देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? जिस बंदे ने वो चेक बाउंस कराया उसको। तो ये था 138 सेक्शन की ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। आप लोग स्वस्थ रहें, सेफ रहें, इसी आशा के साथ आज मैं साइन ऑफ करता हूँ। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।